विवाहित बेटी को भी मिलेगा पिता की संपत्ति में हक, एक बहुत बड़ा सवाल इस समय है। और प्रश्न ये है कि क्या उस विवाहित बेटी को पिता की संपत्ति में हक मिलेगा और पति की भी संपत्ति में हक मिलेगा, दोहरा लाभ पाएगी वो, या कोई भी बेटी लव मैरिज कर लेती है। आज हमारे यहाँ ये भी है कि जो वयस्क हो गए तब आप अपनी बेटे को मना नहीं कर सकते हैं, तो उस परिस्थिति में पिता क्या करेगा। एक हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता क्षितिज कुमार मिश्रा जी। सर, अयोध्या दर्पण में स्वागत है सबसे पहले आपका। आपको बहुत बहुत साधुवाद। हमारे जो इंट्रो में ही सारे मेरे प्रश्न थे। देखिए, इसमें एक चीज़ बहुत साफ जान लें कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो लेटेस्ट डिसाइड किया है वो ये डिसाइड किया है कि इनहेरिटेंस बाय बर्थ, जी, एक शब्द उन्होंने यूज़ किया जो पहले हिंदू लॉ में ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था। उसमें विवाहित पुत्रियां, अविवाहित पुत्रियां, बच्चे और विडो जितने भी लीगल हेयर होते थे उस समय वो सब कलेक्टिवली एक साथ इनहेरिट करते थे। उत्तराधिकार सबको अपने अपने एक एक अंश के मुताबिक मिलता था। लेकिन जब एग्रीकल्चरल संपत्तियों के संबंध में विशेष कानून बने, हर राज्यों ने अपने अपने ढंग से अपने अपने कानून बनाए। उसी में पहले यहाँ पर UPZA एंड LR एक्ट बना उत्तर प्रदेश में, अब उसको सब्स्टिट्यूट किया गया है राजस्व संहिता में। जो ज़मीनें एग्रीकल्चरल थीं उसमें इनहेरिटेंस बाय बर्थ विवाहित पुत्रियों को नहीं दिया गया था। पहले अविवाहित पुत्रियां भी नहीं पाती थीं, उसके पहले विडो भी नहीं पाती थी। विडो को 1997 में इन्होंने जोड़ा उस इनहेरिटेंस में कि लड़के के समान विडो को भी एक हिस्सा मिलेगा। बाद में अविवाहित लड़की को भी इन्होंने जोड़ा कि नहीं, उसको भी मिलेगा। अब जो है इस बात का कानून बनाने की प्रक्रिया चल रही है उत्तर प्रदेश शासन में। सूचना जो जैसी मुझे मिली है कि अगर इनहेरिटेंस बाय बर्थ है और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के लिए एक स्पष्ट जो है वो आदेश जारी कर दिए हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग सुधार की प्रक्रिया राजस्व संहिता में चल रही है। जब कभी भी इस चीज़ का निर्णय होगा तब उस समय ये बताया जाएगा कि ये प्रभावी कब से होगा। मैंने उस रूलिंग को पढ़ करके कुछ समझने की कोशिश की थी। उसमें वैसे उन्होंने अपना सीलिंग लिमिट 2005 का दिया था कि 2005 के पहले वाले में अगर मान लीजिए इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया जाता है तो उसका एक दूरगामी परिणाम निकलेगा, विवाद बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंच जाएंगे। अभी ये शायद अब ये राजस्व संहिता में ये करेंगे, ये कब से इसको प्रभावी करेंगे वो एक अलग बात है। संभव है कि ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से प्रभावी करें कि भाई हम आज कानून बना रहे हैं, आज के बाद से ये लागू हो। सवाल पहला आपसे। और दूसरा ये कि जो आपका दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या अब जो है विवाहित पुत्री वो पति और उस पिता की संपत्ति में साइमल्टेनियस इनहेरिटेंस पावेगी। उसमें पत्नी को एक अलग तरीके से जो है उत्तराधिकार पाने का अधिकार है और बेटी के रूप में उसको अलग तरीके से उत्तराधिकार पाने का अधिकार है, और उसको वो दोनों ही मिलेंगे। अच्छा, इसमें कोई किसी प्रकार की कोई लीगल बार नहीं है। संभव है कि इनहेरिटेंस में पत्नी को कुछ न मिले, जहाँ पर वो विवाहित है उसके पास इनहेरिटेंस में कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये एक एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी रहती थी। पिता के पास जो कुछ है, जब सभी बच्चों का अधिकार है, उसकी पत्नी का अधिकार है, उसकी अविवाहित पुत्री का अधिकार है, तो विवाहित पुत्री को भी मिलना चाहिए। इस चीज़ को जुडिशियली हिंदू लॉ की नोटिस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है, और इसमें हमें नहीं लगता कि किसी प्रकार अच्छा, जैसे आपका बेटा है और बेटी है, हाँ, तो बेटा तो एक लाभ पाएगा, बिटिया 2 लाभ पा जाएगी। अब देखिए, बात इसमें लाभ पाने की नहीं है, बात इसमें है कि अगर वो पुत्री उसी पिता से जन्म ली हुई है तो उसमें उसको जो है उसी तरीके का प्रोटेक्शन मिलना भी चाहिए। ये प्राकृतिक न्याय कहता है। अच्छा, प्रत्येक दशा में मिलना चाहिए, जो अभी तक नहीं था। पहले ये था कि जिस कुटुंब से चली आ रही है प्रॉपर्टी घूम घाम करके भाइयों को उत्तराधिकार में पहले दे दिया जाता था, विडो को नहीं मिलता था, विवाहित पुत्रियों को नहीं मिलता था, विवाहित पुत्रियों को नहीं मिलता था। केवल ये लिए कि जो जिस कुटुंब से जो संपत्ति चली आ रही है वो उसी कुटुंब में घूम घाम करके पड़ी रहे। लेकिन परिस्थितियाँ बदलते हुए अब इस बात की जो है संशोधन किए जा चुके हैं कि जिस तरीके से विडो को इसमें जोड़ दिया गया है, जिस तरीके से अविवाहित पुत्री को जोड़ दिया है, इसको आप इस तरीके से लीजिए कि अविवाहित पुत्री अगर मान लीजिए कोई इनहेरिटेंस में अपने पिता की संपत्ति पाती है, उसके बाद वो विवाह कर लेती है, तो उससे उसका शेयर समाप्त नहीं होगा। अच्छा, केवल पत्नी को ये है कि जैसे ही पत्नी रीमैरिज कर लेती है तैसे ही उसके अधिकार जो है वो डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे, वो अपने ओरिजिनल पति की विधवा नहीं रहेगी। अगर उसने उसकी संपत्ति पहले इनहेरिट करके और उस प्रॉपर्टी को बेच दिया है तो वो एक अलग विधिक बिंदु है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उसने कोई प्रॉपर्टी अपने पति से इनहेरिट की है और उसके बाद वो दूसरी शादी कर लेती है, बात शादी की है,
दूसरी शादी कर लेती है तो उस दशा में उसको जो है पहले वाले से डिबार कर दिया जाता है, वो डिस्क्वालीफाई कर जाती है अपने प्रीवियस हस्बैंड की विडो के। बिना पिता की सहमति के बेटी लव मैरिज कर लेती है, तो उस परिस्थिति में चूंकि आज हमारे समाज ये है कि वयस्क जब हो गए तो अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं, तो पिता के पास क्या है विकल्प? कोई विकल्प नहीं है। देखिए सीधी सी बात है, समाज जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, परिस्थितियां बदलती हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बदल रही है, लोगों की सोच बदल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने को भी आपने देखा होगा कि थर्ड जेंडर के लिए भी लेकर के उनको अलग से कानून बनाने पड़े, और इस तरीके की जो एनामली समाज में क्रिएट होती है उसको कोई किसी न किसी रूप में जुडिशियल जामा पहनाना पड़ता है। और इसमें लव मैरिज को कोई प्रोहिबिशन नहीं है। पहले भी गंधर्व विवाह होते थे, गंधर्व विवाह का कंसेप्ट था, लोग जाते थे शादी कर लेते थे। उससे और पिता की सहमति और असहमति से कहीं पर भी किसी भी सेटलमेंट में इस बात का जो है कोई बार नहीं है कि वो पहले किसी प्रीवियस वाले से अपनी सहमति ले और उसकी सहमति से ही वो अपने इस तरीके के मैट्रिमोनियल निर्णय ले सकती है। इसलिए इसमें कोई ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए कि पिता की सहमति उसने नहीं ली इसलिए वो उसकी संपत्ति से सहमति भी हो पिता की, लेकिन उसको संपत्ति में हक मिलेगा ही मिलेगा जब तक कि पिता कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट लिख करके और अपनी प्रॉपर्टी से उसको डिबार नहीं कर देता। और वसीयत कितना काम करेगी? वसीयत अगर मान लीजिए वो अपनी बेटी को नहीं देना चाहता है, बेटे को देना चाहता है, थर्ड पार्टीज को देना चाहता है, किसी के पक्ष में भी जब पिता की सहमति नहीं है तब तो लीगली किसी की सहमति की रिक्वायरमेंट एक अलग बात है। जी। आप इसको उस केवल इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि पिता की सहमति के बगैर बेटी भाग गई, पिता की सहमति के बगैर बेटा जाता है मनमानी कर लेता है और उसके बाद वो पिता को ही मार के निकाल दे रहा है। तो इन सब चीज़ों को कानूनी रूप से असेंबल करने के लिए और प्रोटेक्शन देने के लिए तरह तरह के कानून डेली बनाए जा रहे हैं। और उसमें ये आवश्यक हो रहा है कि वर्तमान समाज जिस तरीके से आपस में डिफरेंसेस देख रहा है, आपस में कलेक्टिविटी देख रहा है, उसका उस हिसाब से प्रोटेक्शन कैसे किया जाए। जी। बात इसमें सहमति या असहमति की नहीं, बात केवल ये है कि जो भी समाज में अनामली इस समय क्रिएट हो रही है उसका जुडिशियल प्रोटेक्शन क्या किया जा सकता है। कानून जब भी बनते हैं वो प्रोग्रेसिव लॉ है। क्या आपको लगता है इस समय थोड़ा वेस्टर्न, हमारे यहाँ जो हिंदू संस्कृति थी पहले से परंपरागत चली आ रही थी, वेस्टर्न से प्रभावित होते हुए कानून बनाए जा रहे हैं? देखिए ऐसा है, कस्टमरी लॉ अगर आप ले लें तो पहले जो है लिखत पढ़त नहीं होती थी। एक आदमी से दूसरे आदमी तक, दूसरे आदमी से तीसरे आदमी तक जो परंपराएं थी वो परंपराएं इनहेरिट होती थी और आदमी अपने आप को इन्हीं परंपराओं में बांधते हुए और अपनी ज़िंदगी चलाने की कोशिश करता था। लेकिन अब जिस तरीके के तरह तरह के लोग हो चुके हैं जिसमें कि अब लगभग जाति का कंसेप्ट रिडंडेंट हो चुका है, अब उसकी कोई बहुत ज़्यादा मान्यता नहीं रह गई है। लिहाजा अगर आप इस तरीके की कठोर स्थिति अपनाते हैं तो उससे समाज में केवल वैमनस्यता फैलेगी और कुछ इससे हासिल नहीं होने वाला। इस राइडर से आप इसको रोकते हैं तो उसका एक दूसरा दुष्परिणाम निकलेगा और मनमानी को और प्रोटेक्शन मिलेगा। वकील साहब, अंत जो इन्होंने किया, लास्ट में जो आपने बोला, इसको हमें प्रोमो में लगाना पड़ेगा, क्योंकि सत्य ये है कि हमारे यहाँ एक भारतीय संस्कृति है। ये जितने कानून बनाए जा रहे हैं आज के समय में आधुनिकता को देखते हुए बनाए जा रहे हैं, कहीं न कहीं वेस्टर्न कल्चर को जकड़ रखा है हमारे भारत को, और निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो संस्कृति थी उसको ये कह ज़रूर सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी कल्चर से लगता है कि आपस में मेल खा रहा है। लेकिन उनकी अपनी पारिवारिक परिस्थितियाँ, उनका अपना सामाजिक परिवेश दूसरी तरीके का होता है, हमारा अपना सामाजिक परिवेश दूसरी तरीके का है। अब मौके की बात है कि उनके यहाँ जिस तरीके की परंपराएं चल रही हैं, हमें इसको एडाप्ट करने के बाद वो उससे मेल खा जाती हैं, इसलिए कह दिया जाता है कि साहब ये वेस्टर्न कल्चर को हम अडॉप्ट कर रहे हैं। सही है, मनमानी पर अंकुश लगना चाहिए। ये आदमी के अपने स्वविवेक पर छोड़ देना चाहिए कि वो अपनी पुरानी कल्चर को किस तरीके से जो है किनार करते हुए अपनी सभ्यता को भूल रहा है। बेटियां अपनी सभ्यता को भूल रही हैं। अगर उसमें किसी सुधार की ज़रूरत है तो ये उनको अपने स्वविवेक से निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, निरंकुशता अडॉप्ट करना ये उनका विशेषाधिकार कह लीजिए हो सकता है, लेकिन निरंकुशता से समाज कभी भी जो है वो परिमार्जित नहीं होता, उसमें विघटन होता है और फिर लोग एक दूसरे के प्रति लॉयल्टी इसी निरंकुशता की वजह से समाप्त होती जा रही है। अब पति पत्नी पर विश्वास नहीं कर रहा है, बाप बेटी पर नहीं विश्वास कर रहा है, बेटी बेटे पर नहीं विश्वास कर रही है, माँ जो है अपने पति पर विश्वास नहीं कर रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको इन सारी चीज़ों को कलेक्टिवली विचार करते हुए और तब इस परिवेश में सोचना होगा कि हम अपनी आज की सोच को किस दिशा में ले जा रहे हैं और क्या उसमें ऐसा कुछ संभव है कि उसमें कोई सुधार किया जा सके। आप से वरिष्ठ अधिवक्ता क्षितिज कुमार मिश्रा जी हैं, आपका कहना है कि कानून तो
आप निष्कर्ष ही निकला, कितने भी कानून क्यों न बन जाएं, लेकिन ये हमारे यहाँ परंपराएं, जो हमारे यहाँ एक व्यवस्था बनाई गई है, उसका एक महत्व है। लेकिन अब आधुनिकता को देखते हुए वो भी ज़रूरी है अडाप्ट करना। फिलहाल देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।